हेलो इंजीनियर्स। तो कैसे हो जनाब आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होगे, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर रहे होगे। तो गाइज़, आज हम लोग अपना क्लास 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अपने एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 14 नवंबर का हमारा सेट है। जो 14 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जेई का 2022 को, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। पूरा एक क्वेश्चन का अच्छे से पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग अपनी तैयारी में जो है वो चार चांद लगा सकते हो। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर नहीं, पूरे एकदम फैक्चुअल डेटा के साथ जो भी आप लोग का है डिटेल में कॉन्सेप्ट, उसका सारा डिस्कस जो है वो आप लोग का किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी डिले के। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लगता है। सपोर्ट करो, आप लोग अगर सपोर्ट करते हो तो यार आगे भी आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करने का मन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को बिना किसी डिले के। जहाँ तक क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे, आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है? एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है IAS 287 1993, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी जोन्स बेस्ड ऑन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर एयर सीजनिंग ऑफ टिम्बर। जो आपकी टिम्बर की एयर सीजनिंग करी जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बेस पे, उसमें इंडिया को कितने जोन्स में डिवाइड करा गया, ये हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि सर एयर सीजनिंग ऑफ टिम्बर होता क्या है। देखिए, जो हमारे पास टिम्बर होता है, जिसको हम लोग एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज करते हैं, किसकी तरह यूज करते हैं? एज अ बिल्डिंग मटेरियल हम इसको यूज करते हैं, अलग अलग पर्पज़ से हमारा यूज करा जाता है। तो इस टिम्बर में जो आप लोग का मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उसको रिमूव करने के लिए जो हमारी प्रोसेस यूज करी जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग सीजनिंग। क्या बोलते हैं उसको? सीजनिंग। अब सीजनिंग करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो टिम्बर होता है उसको हम फ्लोइंग वाटर के अंदर डाल देते हैं, या फिर जो हमारे पास एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर या फिर ओवन होता है, उस ओवन के अंदर हम उसको हीट करके अपना क्या करते हैं, उसमें से मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। या फिर एक और मेथड होता है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं एयर सीजनिंग। क्या बोला जाता है हमारे पास? एयर सीजनिंग। तो जब एयर सीजनिंग हमारी करी जाती है, तो एयर सीजनिंग हमारी करी जाती है कि एयर की प्रेजेंस में हम लोग जो है अपना जो टिम्बर होता है उसको छोड़ देते हैं, और एयर फ्लो होने की वजह से क्या होता है, उसमें जो मॉइस्चर होता है वो रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से जो एयर सीजनिंग की प्रोसेस है, उसको कंसिडर करते हुए इंडिया को जो है वो 4 जोन्स में डिवाइड करा गया है। इंडिया को रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बेस पे, कि हवा में कितना मॉइस्चर है प्रेजेंट है, उसके बेस पे 4 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड करा गया है। सबसे पहला कैटेगरी आता है 1, 2, 3, 4। ये 4 कैटेगरी हमारे पास हैं। तो चारों कैटेगरी या चारों जोन की अगर हम बात करें, तो जो जोन फर्स्ट है हमारे पास, जो जोन फर्स्ट है उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो लेस देन 40% तक आप लोग की रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, जो नमी होती है मॉइस्चर में। ठीक है। जोन 2 की बात करें तो जोन 2 जो होता है हमारे पास, उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है 40 से 50% तक होती है। और जोन 3 की बात करें तो जोन 3 में आप लोग का जो है वो 50 से लगभग लगभग 67% तक होता है। और जो जोन 4 है उसमें बात करें तो मोर देन 67% तक हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। तो जहाँ पर आप लोग की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितने कितने परसेंट में प्रेजेंट होती है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि कितनी जोन्स में डिवाइड करा गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जोन्स में जो है इसको डिवाइड किया गया। चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड कौन सा? 287 1993। देयर आर 4 जोन्स इन इंडिया फॉर क्लासिफाइंग एयर सीजनिंग ऑफ टिम्बर बेस्ड ऑन इट्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कितने कैटेगरी में डिवाइड करा गया? कितने जोन्स में? 4 जोन्स में जो है इसको डिवाइड किया गया। जोन 1 की बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो लेस देन 40% होती है। जोन 2 में बात करें 40 से 50% होती है। जोन 3 में बात करें तो 50 to 67% होती है। और जोन 4 में बात करें तो मोर देन जो है आप लोग का 67% होता है। अब देखो, एसएससी जेई में जो है 2022 में पूछा गया था। अब हो सकता है आपसे पूछ ले कि जोन सेकंड में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है, तो आप लोग उसको बता देंगे। क्लियर है? या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड है आप लोगों का सीजनिंग ऑफ टिम्बर को लेके कोड कौन सा है, तो वो आप लोग बता देंगे। तो जो भी यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप लोग जो है उसको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से, या फिर आप सर्वे से इसको कंसिडर कर सकते हो। फॉर कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम अर्थवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला एज्यूम दैट शॉर्ट लेंथ इन पैराबोलिक आर्क आर कंसिडर्ड एज पैरेलल टू ईच अदर।
हमसे कह रहा है कि हमारे पास कुछ यहाँ पे मेथड्स दिए हुए हैं। ये सब के सब मेथड्स किस लिए यूज करे जाते हैं? वॉल्यूम वर्क कैलकुलेशन के लिए करे जाते हैं। अगर हम लोग अपना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एरिया कैलकुलेट करते हैं या वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी हमारे पास अर्थ वर्क होता है, जो हम लोग सॉइल में काम कर रहे होते हैं, अगर हमें उसका वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे कि हमारे पास एवरेज एरिया फार्मूला है, मिड सेक्शन फार्मूला है, ट्रेपेजोडियल फार्मूला है, ये सिम्पसन्स रूल है हमारे पास, ये हमारे पास है। तो इनमें से कह रहा है कि कौन से फॉर्मूले में, वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हम लोग एज्यूम करते हैं शॉर्ट लेंथ इन पैराबोलिक आर्क, जो हमारी पैरेलल लेंथ होती हैं उनको हम लोग अपना कैसा मानते हैं, जो हमारी बाउंड्रीज होती हैं उनको हम लोग पैराबोलिक आर्क में जो है अपना कंसिडर करते हैं। ये हमसे कह रहा क्वेश्चन में। तो इसका सबसे पहले करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो सिम्पसन्स रूल होता है उसमें हम लोग जो है अपना, हमारा जो भी ऑर्डिनेट होते हैं उन ऑर्डिनेट को हम लोग कैसा मानते हैं, अपना पैराबोलिक मानते हैं। कैसे? देखो, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 1/3 रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास मान लो n नंबर ऑफ ऑर्डिनेट हैं इस तरीके से, O1 O2 O3 O4 O5 O6 और ऐसे ऐसे ON जो है हमारे पास n नंबर ऑफ ऑर्डिनेट है, और हमें क्या है, इसका एरिया निकालना है। पूरा जो हमने ऑर्डिनेट बनाए हैं जिसके, इसको हमको एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है D/3। D/3 मतलब दो ऑर्डिनेट के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग लेते हैं D। तो कितना हो गया? D/3। फिर आएगा O1 प्लस के ON, यानी कि फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट, प्लस के 4 टाइम्स कौन से? जो भी इवन ऑर्डिनेट है। इवन ऑर्डिनेट O2 है, O4 है, O6 है, इस तरीके के जो इवन ऑर्डिनेट है, प्लस के 2 टाइम्स ओड ऑर्डिनेट O3 है, O5 है, O7 है, ये सब के सब कैसे हैं हमारे पास? ओड ऑर्डिनेट है। तो ओड वाले 2 के साथ लिए जाते हैं और 4 के साथ कौन से लिए जाते हैं? हमारे इवन वाले लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये आप लोग का फॉर्मूला है जो सिम्पसन ने दिया था। किसके लिए दिया था? एरिया कैलकुलेशन के लिए। ऐसे ही अगर हमको वॉल्यूम कैलकुलेशन करना है तो वॉल्यूम के लिए भी हमारा सेम होता है। उसमें हम लोग क्या करना होता है, जो वॉल्यूम वाला जो होता है उसमें हम लोगों को A/3, और उसमें क्या लेना होता है? A1 प्लस के AN प्लस के कितना? 4 टाइम्स जो हमारे पास इवन एरिया के ऑर्डिनेट होते हैं, जैसे कि A2 हो गया, A4 हो गया, A6 हो गया, प्लस के डॉट डॉट, प्लस के 2 टाइम्स क्या? जो भी ऑड एरिया के ऑर्डिनेट हैं, A3 हो गया, A5 हो गया, A7 हो गया, ये हमारे पास ले जाते हैं। इसको A या H भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, ये आप लोग का जो है दोनों तरीके से यूज करा जाता है, एरिया के लिए भी और वॉल्यूम के लिए भी। कौन सा? सिम्पसन्स रूल। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस फॉर्मूले की बात करें, दिस फॉर्मूला इज मोस्ट एक्यूरेट देन अदर फार्मूला। अदर फार्मूला कौन सा? जो हमारे पास मिड सेक्शन फार्मूला है या फिर ट्रेपेजोडियल फार्मूला है, इन सब से जो है ज़्यादा एक्यूरेट जो है रिजल्ट हमको कौन देता है? सिम्पसन्स रूल जो है हमारा, ये फार्मूला हमको प्रोवाइड करता है। साथ में बात करें, दिस इज़ एप्लीकेबल व्हेन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ एरिया इज ओड। जनरली ये फार्मूला जो हमारा तब यूज करा जाता है जब हमारे पास जो ऑर्डिनेट हैं वो कैसे हों? ओड हों। ऑर्डिनेट कैसे होनी चाहिए? ओड। जैसे कि या तो टोटल ऑर्डिनेट 7 हों, या टोटल ऑर्डिनेट 9 हों, या टोटल ऑर्डिनेट 11 हों, या टोटल ऑर्डिनेट हमारे 13 हों। ओड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट अगर हमारे होते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा यूज करा जाता है। अगला पॉइंट क्या बोलता? शॉर्ट लेंथ ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन 2 एडजेसेंट ऑर्डिनेट इज अ पैराबोलिक आर्च। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारे पास जो शॉर्ट लेंथ होती हैं बाउंड्रीज़ की, उसमें हम लोग एडजेसेंट जो हमारे पास ऑर्डिनेट होते हैं हम उसको क्या कंसिडर करते हैं? पैराबोलिक आर्क, उनको हम कंसिडर करते हैं। एक्चुअली में आर्च नहीं, इसको आर्क बोलेंगे। पैराबोलिक आर्क जो है हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। किसने एज्यूम करा था? ये एज्यूम करा था सिम्पसन्स ने। अब हम कैसे निकालेंगे? अब जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ये एप्लीकेबल होता है ओड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट के लिए। लेकिन सर अगर हमारे पास इवन ऑर्डिनेट हुए तो क्या हम इवन ऑर्डिनेट में भी इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। इफ़ इवन नंबर ऑफ ऑर्डिनेट, अगर इवन नंबर ऑफ ऑर्डिनेट हुए, सपोज आपके पास जो है टोटल ऑर्डिनेट हुए 10 तो इवन ऑर्डिनेट हो गया। तो हम लोग 10 अगर हमारे पास इवन ऑर्डिनेट है तो हम लोग क्या करेंगे? सेकंड लास्ट क्या होगा? O9। जो हमारे पास लास्ट से पहला वाला है, 10 से पहला कौन सा होगा? O9 होगा, 9th ऑर्डिनेट होगा। तो O1 से लेकर के O9 तक तो हम लोग लगाएंगे अपना सिम्पसन्स रूल। कौन सा लगाएंगे? सिम्पसन्स रूल। और उसके बाद O9 से O10 तक हम लोग लगाएंगे अपना ट्रेपेजोडियल रूल। यानी कि जो एरिया है लास्ट वाले का, उसमें हम लोग अपना ट्रेपेजोडियल रूल लगाएंगे, और जो आप लोग का O1 से O9 तक है वहाँ तक हम लोग कौन सा लगाएंगे? सिम्पसन्स रूल। अब आप कहोगे सर ट्रेपेजोडियल रूल क्या होता है? तो चलो ट्रेपेजोडियल के अकॉर्डिंग भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले देख लो, कैलकुलेशन ऑफ एरिया कैरिड आउट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ये हमारे पास मेथड है जिससे हम लोग अपना इसको करते हैं। जो हमारा एरिया कैलकुलेशन होता है
या अर्थ वर्क होता है वो हम लोग करते हैं अपना मिड ऑर्डिनेट मेथड है, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड है, ट्रेपेजोडियल रूल है और सिम्पसन्स रूल है। इनमें भी दो जो हैं ट्रेपेजोडियल और सिम्पसन्स, ये हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, हम बात करते हैं ट्रेपेजोडियल। तो ट्रेपेजोडियल से हम लोग कैसे निकालते हैं अपना एरिया को, कैसे कंसिडर करते हैं, और साथ याद रखना इसमें बाउंड्रीज़ को हम लोग जो ऑर्डिनेट बाउंड्रीज होती हैं उनको कैसा मानते हैं, स्ट्रेट मानते हैं, ये ध्यान रखना। और इसमें जो इसने माना था ऑर्डिनेट बाउंड्रीज को, जो इन्होंने माना था वो कैसा माना था, आर्क माना था। कैसा, वो भी पैराबोलिक आर्क, ठीक है, याद रखना। इसलिए इसको हम लोग पैराबोलिक रूल भी बोलते हैं। जो सिम्पसन्स वाला होता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं अपना, पैराबोलिक रूल भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि पैराबोलिक रूल किसको बोलते हैं, तो सिम्पसन्स होता है, इसको हम लोग पैराबोलिक रूल भी बोलते हैं अपना। तो ट्रेपेजोडियल की बात करें तो ट्रेपेजोडियल में एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, h/2 फर्स्ट प्लस के लास्ट ऑर्डिनेट, पहला और लास्ट ऑर्डिनेट, प्लस के 2 टाइम्स अदर ऑर्डिनेट। अदर ऑर्डिनेट जो भी बचे O3 प्लस के O2 प्लस के O3 प्लस के O4, ऐसे डॉट डॉट प्लस के ON-1, यानी कि लास्ट से पहला ऑर्डिनेट, क्योंकि लास्ट ऑर्डिनेट तो यहाँ आ चुका है, ON-1 का लास्ट से पहला ऑर्डिनेट। तो सारे हम लोग इसमें ले लेते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ट्रेपेजोडियल रूल का, जिसकी हेल्प से हम लोग अपना कैलकुलेट करते हैं एरिया को, ठीक है। सिम्पसन्स मैंने आप लोग को बता ही दिया। सिम्पसन्स में आप लोग का जो फॉर्मूला हो जाता है वो h/3 O1 प्लस के ON फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट, उसके बाद प्लस 4 टाइम्स ऑफ सम ऑर्डिनेट, जो भी सम वाले होते हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन ऑर्डिनेट, जो हमारे पास इवन या ओड, सॉरी यहाँ पे होता है इवन ऑर्डिनेट और यहाँ पे आता है ओड ऑर्डिनेट। तो 4 टाइम्स ऑफ इवन ऑर्डिनेट और 2 टाइम्स ऑफ ओड ऑर्डिनेट, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, तो इसको याद रखने का तरीका ये होता है कि 2 के साथ जो है वो ओड ऑर्डिनेट आते हैं, 2 के साथ जो है वो ओड ऑर्डिनेट आते हैं। जब 2 को लिखते हो आप TO, 2 ऐसे लिखते हो तो इसमें O आ रहा है, तो O4 होता है ओड। तो 2 के साथ जो आते हैं वो कौन से आते हैं, ओड ऑर्डिनेट आते हैं। और 4 के साथ जो आते हैं वो कैसे आते हैं, इवन ऑर्डिनेट आते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, मैंने तो इस तरीके से याद किया हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो आपको। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये हमारे पास एक टेबल दी हुई है, इसमें हमें फोर बियरिंग और बैक बियरिंग जो है वो गिवन है, और हमको जो है क्वेश्चंस दिया हुआ और इसके अकॉर्डिंग हमको करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, टेबल आपको पता चल चुकी है। अब आप देखो, द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग फॉर अ क्लोज ट्रैवर्स ABCD। एक हमारे पास ABCD क्लोज ट्रैवर्स बन रहा है। अब इन्होंने सिर्फ बोला है, ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये मैंने बनाया है, ठीक है। अभी आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो। उसने बोला है कि एक क्लोज ट्रैवर्स है ABCD आर गिवन एबव एमंग द स्टेशंस A B C and D फाइंड द स्टेशंस अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। जो 4 स्टेशन हमारे पास हैं ABCD, इसमें से हमको बोल रहा है कि हमें उस स्टेशन को बताओ जो हमारा लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, ठीक है। और साथ में क्या बोल रहा है, वोट विल बी द करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ लाइन AB। जो लाइन AB है, जो लाइन AB है, इसकी करेक्ट फोर बियरिंग बताओ क्या होगी। तो इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि जो लाइन AB है इसकी फोर बियरिंग सही नहीं है, क्योंकि जब उसने करेक्ट फोर बियरिंग पूछा है लाइन AB की, तो मतलब जो गिवन है वो सही नहीं है। एक तो हमें यहाँ से ये क्लू मिल चुका अपना, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या होती है। तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग समझो। सबसे पहले अगर हमारे पास ये स्टेशन A है और ये स्टेशन B है, तो अगर आप स्टेशन A से स्टेशन B को अगर देखते हो तो यहाँ पे एक एंगल आपको देखने को मिलता है ये, और एक एंगल ये देखने को मिलता है। तो जो आपकी ये एक्सिस है, ट्रू नॉर्थ एक्सिस है, इससे आप लोग की जो सर्वे लाइन है उसका जो एंगल होता है उसको हम लोग देखते हैं फोर बियरिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं फोर बियरिंग। और जब भी इस नॉर्थ से आप लोग क्या करते हो, इसको पीछे की साइड से आप देखते हो तो इसको आप लोग बोल देते हो बैक बियरिंग, ठीक है। जब आप लोग आगे की तरफ देखते हो, फॉरवर्ड देखते हो, तो फोर बियरिंग। जब आप बैकवर्ड देखते हो उसी लाइन का एंगल, तो आप लोग का हो जाता है वो बैक बियरिंग। तो ये होता है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। आई होप आपको फोर बियरिंग और बैक बियरिंग जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं जो उसने हमसे पूछा लोकल अट्रैक्शन, कि सर लोकल अट्रैक्शन क्या होता है। तो लोकल अट्रैक्शन को आप सिंपल सा समझो। अगर मान लो ये आपके पास कोई स्टेशन था और ये आपके पास ये स्टेशन A था, ये स्टेशन B था, ये आपका फोर बियरिंग था और ये आपका क्या था, बैक बियरिंग था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, या फिर आप ये कह दो बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस अगर हमको 180 देखने को मिलता है, 180 देखने को मिलता है, तो हमारे जो स्टेशंस होते हैं वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री होते हैं।
अगर 180 आ रहा है तो। लेकिन अगर बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस जो है वो 180 नहीं आ रहा है, 180 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो स्टेशन, जो लाइन जो है हमारी जिन स्टेशंस को जोड़ रही है, जिन स्टेशंस को जोड़ रही है, वो दोनों ही स्टेशंस क्या है, हमारे लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड हैं। ध्यान से सुनना आप, अगर हमारे पास बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस 180 आ जाता है तो इसका मतलब होता है ये जो लाइन है जिन स्टेशंस को जोड़ रही है वो दोनों ही फ्री हैं हमारे लोकल अट्रैक्शन से। लेकिन अगर बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस 180 नहीं आता है तो इसका मतलब ये जो लाइन जिन दो स्टेशंस को जोड़ रही है वो दोनों ही स्टेशन क्या है, लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड हैं, दोनों ही पे लोकल अट्रैक्शन का अफेक्ट है। अब लोकल अट्रैक्शन का अफेक्ट दिखता कैसा है, कैसे पता चलेगा, या फिर कैसे पता चलेगा ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कैसे शो होता है कि ये लोकल अट्रैक्शन का अफेक्ट है। तो अगर हमारे पास ये है, हमारे पास नॉर्थ एक्सिस, ये नॉर्थ एक्सिस है, आपने ये रीडिंग ली, ये आपने थीटा कोई रीडिंग ली फोर बियरिंग, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपका स्टेशन ए था ना, यहाँ पर आप सोच के देखो, अगर मान लो कि आपका कोई इलेक्ट्रिक पोल था, कैसा था, कोई इलेक्ट्रिक पोल था, ठीक है, या फिर यहाँ पे मान लो कि आपका आयरन्स के कुछ रोड वगैरह पड़े थे, या फिर रेल्स जिसके ऊपर ट्रेन मूव करती है उसके आसपास आप रीडिंग ले रहे थे। तो जब आपने मैग्नेटिक कंपास को रखा तो मैग्नेटिक कंपास को रखने की वजह से जो आपका ट्रू नॉर्थ था वो डिफ्लेक्ट कर दिया। मान लो ट्रू नॉर्थ आपका इधर चला गया, जो आपका ये नॉर्थ था ट्रू नॉर्थ, ये इधर की शिफ्ट हो गया, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, क्योंकि अब जो आप रीडिंग ले रहे होगे वो ट्रू नॉर्थ से ना आकर के वो कहाँ से आ रही होंगी, इस मैग्नेटिक नॉर्थ से आ रही होंगी। तो यहाँ पर नॉर्थ क्या हो जाता है, नॉर्थ साउथ जो होते हैं पोल आपके, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, किसकी वजह से, उस जहाँ पे आपने स्टेशन को इस्टेब्लिश करा है उस स्टेशन पर के आसपास अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर सकती है, मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट कर सकती है हमारी कंपास की, तो मैग्नेटिक निडल को अगर वो डिफ्लेक्ट कर सकती हैं तो उसकी वजह से जो एंगल है हमारी, जो ट्रू नॉर्थ से आनी चाहिए थी, वो ट्रू नॉर्थ से ना करके कहाँ से आ जाती है, मैग्नेटिक नॉर्थ से आ जाती है। तो आप सोच के देखो, अगर मैग्नेटिक नॉर्थ से आप रीडिंग लोगे तो वो क्या कहलाएगी, आपकी मैग्नेटिक बियरिंग, क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक बियरिंग। और अगर आप ट्रू नॉर्थ से लेते तो आपकी वो क्या कहलाती, फोर बियरिंग या ट्रू बियरिंग आप इसको कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक बियरिंग और ट्रू बियरिंग क्या होती है ये भी आपको क्लियर हो गया। किस तरीके से आप लोगों का क्या है, लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट देखने को मिलता है हमको, कि हमारा जो है ट्रू नॉर्थ जो है वो शिफ्ट हो जाता है मैग्नेटिक नॉर्थ में, ठीक है। तो हम लोग उसको बोलते हैं अपना लोकल अट्रैक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो बेसिक मैंने अभी तक बताया। अब हम मूव करते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो लाइन ए बी, लाइन हमने स्टेशन ए इस्टेब्लिश करा, बी इस्टेब्लिश करा, ये हमने लाइन बनाई ए बी, उसकी फोर बियरिंग हमने देखी 76 डिग्री 30 मिनट था, और जो बैक बियरिंग थी वो कितनी थी, 259 डिग्री 10 मिनट थी, ठीक है। अब हमने क्या करा, बी सी की हमने क्या करा, फोर बियरिंग बनाई और इसकी भी बैक बियरिंग, तो फोर बियरिंग भी शो कर दी और बैक बियरिंग भी शो कर दी। 110 था और 289, ये देखो कितना था, 289, यहाँ से ये वाला 289 30 मिनट्स था, तो ये भी शो कर दिया। अब सी डी लाइन को बनाए, सी डी लाइन को देखे, सी डी लाइन की फोर बियरिंग ये थी और बैक बियरिंग जो थी हमारे पास वो ये थी, तो बैक बियरिंग को भी हम लोग अपना शो कर दिए, क्लियर है। अब ऐसे ही हम लोगों ने क्या करा, जो डी ए लाइन है, डी ए लाइन की भी हम लोगों ने अपना फोर बियरिंग को शो कर दिया और हमने बैक बियरिंग को भी शो कर दिया। अब हमने देखा अपना पता करने के लिए कि कौन सा स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन है, तो हमने अपना बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस निकालना शुरू करा। तो जब हमने बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस निकाला तो ये आया 182 डिग्री 41 मिनट, ये आया हमारे पास 170, इन दोनों का डिफरेंस 179 डिग्री 30 मिनट, इन दोनों का डिफरेंस आया हमारा 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे पहले आप देखो सी डी, सी और डी, सी और डी की जो हमारे पास फोर बियरिंग और बैक बियरिंग थी, सी और डी की जो हमारे पास फोर बियरिंग और बैक बियरिंग थी, इन दोनों का डिफरेंस हमने लिया तो कितना आया, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये लाइन जो है सी डी वो किस किस स्टेशन को ज्वाइन कर रही, सी को और डी को, तो सी और डी को अगर ज्वाइन कर रही तो सी स्टेशन और डी स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, लोकल अट्रैक्शन से क्या, फ्री। तो इन पे किसी भी तरीके का लोकल अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप देखो ए बी को, तो ए बी को अगर आप देखो तो ए बी का जो डिफरेंस है आप लोग का बैक बियरिंग फोर बियरिंग का वो 180 नहीं आ रहा, 180 नहीं आ रहा तो कितना आ रहा है सर, 182 डिग्री 41 मिनट आ रहा है। तो 182 डिग्री 41 मिनट जब हमारे पास आ रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा स्टेशन ए जो है और स्टेशन बी जो है वो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, क्लियर है। तो ए और बी हमको पता चल गया लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, और सी और डी जो है वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, ये हमारे फ्री हैं और ये हमारे अफेक्टेड हैं। अब इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा सर, तो देखो सी और डी अगर हमारे लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं तो आप सी और डी से जितनी भी रीडिंग लोगे ना वो सारी की सारी रीडिंग आपकी करेक्ट होंगी,
वो सारी की सारी रीडिंग आपकी करेक्ट होंगी। तो यानी कि डी से अगर ए तक आपने रीडिंग ली, डी से ए तक आपने 4 बियरिंग ली, ये वाली, ये डी से ए तक, तो 4 बियरिंग आपने कितनी ली थी डी से ए की, डी से ए की 4 बियरिंग ली थी आपने 309 डिग्री, ठीक है 309 डिग्री। और ये इसकी बैक बियरिंग कितनी थी 139, जो हमको गिवन है, जो हमको गिवन है, ठीक है। और हमको मालूम है डी और सी जो हैं वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं, तो डी और सी से जितनी भी रीडिंग हम लोग लेंगे वो सारी की सारी कैसी होंगी, हमारे पास करेक्ट होंगी। तो 4 बियरिंग जो होगी ये करेक्ट होगी। तो 4 बियरिंग अगर करेक्ट है और ए तो अफेक्टेड है लोकल अट्रैक्शन से, तो इसका मतलब ये 130 क्या होगा, गलत होगा। 130 क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि अगर ए अफेक्टेड है तो इससे या इस पे जितनी भी रीडिंग होंगी वो सब की सब गलत होंगी। ए स्टेशन अगर अफेक्टेड है तो ए स्टेशन से ली गई रीडिंग और ए स्टेशन पे आने वाली रीडिंग वो सब की सब क्या होंगी, गलत होंगी। तो ए स्टेशन से एक तो हमारे पास 76 डिग्री 30 मिनट की रीडिंग ली गई, ये भी गलत है, और एक हमारी 130 डिग्री की, तो ये भी क्या होगी, गलत होगी। तो अब हम लोग निकालते हैं अपना जो हमारे पास डी ए लाइन है, इस डी ए लाइन की करेक्ट बैक बियरिंग क्या होगी, क्योंकि गिवन वाली बैक बियरिंग कितनी है हमारे पास 130 डिग्री है। तो हम करेक्ट बैक बियरिंग निकालेंगे। तो करेक्ट बैक बियरिंग निकालने का तरीका क्या होगा, डी ए लाइन की, जो डी ए लाइन है इसकी करेक्ट बैक बियरिंग निकालने का तरीका होगा हमारे पास 4 बियरिंग प्लस माइनस के 180 डिग्री, ठीक है। तो 4 बियरिंग 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है क्योंकि 309 है, तो हम यूज करेंगे माइनस साइन, कम होती तो प्लस साइन यूज करते। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो कितना है 129 डिग्री, यानी कि जो डी ए लाइन है इसकी करेक्ट बैक बियरिंग कितनी 129। जो डी ए लाइन है, डी से ए तक जाने वाली लाइन है, इसकी करेक्ट बैक बियरिंग कितनी है हमारी 129 डिग्री। लेकिन जो गिवन है क्वेश्चन में कितनी गिवन है 130 डिग्री। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कि कितना हमारा करेक्शन है, कितना डिक्लिनेशन है। तो डिक्लिनेशन अगर हम लोग निकालेंगे डिक्लिनेशन, तो डिक्लिनेशन निकालेंगे करेक्ट बैक बियरिंग 129 माइनस के जो हमारे पास गिवन बैक बियरिंग है 130, तो कितना आया माइनस के 1 डिग्री। माइनस के 1 डिग्री का क्या डिक्लिनेशन है, माइनस के 1 डिग्री का मतलब क्या है, माइनस के 1 डिग्री का मतलब है, इस माइनस का मतलब है कि जो हमारा ये ट्रू नॉर्थ था ना, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री सर कितना 1 डिग्री, 1 डिग्री कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, माइनस है तो मतलब वेस्टवर्ड शिफ्ट हो चुका है। कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, वेस्टवर्ड। तो इसका मतलब है कि जो आपने ये रीडिंग ली थी ना 76 डिग्री 30 मिनट, ये आपने ट्रू नॉर्थ से ना काउंट होकर के कहाँ से काउंट होगी, ये काउंट होगी आपकी कहाँ से काउंट होगी, ये मैग्नेटिक नॉर्थ से काउंट होगी, मैग्नेटिक नॉर्थ से। क्योंकि ए स्टेशन अफेक्टेड था, आपने तो उसको सही माना था कि ट्रू नॉर्थ से है ये रीडिंग हमारी, लेकिन जब हमको पता चला कि ट्रू नॉर्थ से नहीं है, वो हमारा जो 1 डिग्री डिक्लिनेशन हो चुका था वेस्टवर्ड, जब 1 डिग्री डिक्लिनेशन हो चुका था वेस्टवर्ड, तो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ से ये रीडिंग आई है। तो अब हमको ट्रू रीडिंग बतानी है, जो हमारा 4 बियरिंग है ए बी लाइन की, वो हमको बतानी है। तो 4 बियरिंग क्या होगी, ये वाली होगी ट्रू वाली, ये वाली होगी ट्रू वाली, तो निकाल दो 76 डिग्री 30 मिनट, ये मैग्नेटिक नॉर्थ से माइनस कर दो 1, ये 1 डिग्री का डिक्लिनेशन माइनस कर दो, तो रीडिंग कहाँ से आएगी, अब ट्रू नॉर्थ से आएगी। तो 1 डिग्री जब माइनस करेंगे तो 75 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा, 75 डिग्री 30 मिनट देख लेते हैं, 75 डिग्री 30 मिनट। लोकल अट्रैक्शन जो होगा वो ए और बी स्टेशन पर होगा, और जो 4 बियरिंग होगी लाइन ए बी की वो कितनी होगी 75 डिग्री 30 मिनट होगी, ठीक है 75 डिग्री 30 मिनट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहोगे सर आपने तो एक क्वेश्चन समझाने में इतना टाइम ले लिया, हम इसको कैसे बनाएंगे वहाँ पे। देखो सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। मुझे समझाने में टाइम लगा है आपको, इसलिए क्वेश्चन में टाइम गया। अगर आप लोगों को आता होगा ना कॉन्सेप्ट तो 1 मिनट में क्वेश्चन बना लोगे, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो बाद में देख लेना, मार्क फॉर रिव्यू कर देना एग्ज़ाम में इसको, ठीक है। ये देखो आपको समझाने के लिए इसमें इतना टाइम गया, बाकी इतना टाइम इसमें जाता नहीं है हमारा, तो ये आप लोग इनको चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। थोड़ा सा टाइम देना, क्वेश्चन से ऐसे एकदम हार मत जाना, हिम्मत। मेंस में आ सकता है क्वेश्चन, चलो अभी तो प्री में रख दिया, लेकिन मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोगों को तैयार रहना, ऐसे आप छोड़ के नहीं भाग सकते चीज़ों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनकंसिस्टेंसी ऑफ सोइल द लिमिट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। जो हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल में जो हमारे पास लिमिट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको याद हो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल होता क्या है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल होती है हमारे पास इंडेक्स प्रॉपर्टी।
सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है, और सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है, इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करती हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को। सॉइल के शियर स्ट्रेंथ को क्यों, क्योंकि देखो सॉइल जो होती है वो लोड रजिस्ट करती है हमारी शियर की वजह से, तो इसलिए सॉइल की हम लोग शियर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं हम शियर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में, जो कि S=C+ के सिग्मा बार tan phi होता है। लेकिन सॉइल की शियर स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होगी कब कम होगी, तो वो हमारी रिप्रेजेंट करती है इंडेक्स प्रॉपर्टी, और उन्हीं इंडेक्स प्रॉपर्टी में हमारे पास आती हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, जो किसने रिप्रेजेंट करी थी, अटरबर्ग ने। किसने रिप्रेजेंट करी थी, अटरबर्ग्स ने। तो अटरबर्ग्स ने क्या बताया था, अटरबर्ग ने बताया था कि सॉइल का वॉल्यूम लिया था, सॉइल का वॉल्यूम लिया था और वाटर कंटेंट लिया था। उन्होंने क्या कंसिडर करा, उन्होंने देखा कि हमने एक सॉइल सैंपल ले लिया जो किस में था, सॉलिड स्टेट में। कैसा था, सॉलिड स्टेट में था। उन्होंने उसमें वाटर कंटेंट को ऐड करना शुरू करा। जब वाटर कंटेंट को ऐड करना शुरू करा तो उन्होंने देखा सॉइल कुछ बिहेवियर शो कर रही है। जैसे कि सॉइल में क्या होता है आप लोग का, सॉइल में श्रिंकेज लिमिट होती है, सॉइल में प्लास्टिक लिमिट होती है, सॉइल में लिक्विड लिमिट होती है। ये उन्होंने नोटिस करा। उन्होंने देखा कि जब हम लोग वाटर ऐड करते गए तो सॉइल आप लोग की सॉलिड से किस में गई, सेमी सॉलिड स्टेट में, सेमी सॉलिड से किस में गई, प्लास्टिक स्टेट में, प्लास्टिक से किस में गई, लिक्विड स्टेट में। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो घर पे एक गमला है, उस गमले में मिट्टी भरी हुई है। तो जब मिट्टी भरी हुई है और गमला वो मिट्टी जो है वो सूख चुकी है, तो आप लोग की वो कैसी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। लेकिन जब आप उसमें पानी ऐड करोगे तो वो कैसी होगी, सेमी सॉलिड हो जाएगी, थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। फिर और करोगे तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन और पानी ऐड कर दिया तो अब वो पानी के साथ बहने लग जाएगी मिट्टी। तो ये उन्होंने देखा। तो उन्होंने बताया कि जो वॉल्यूम होता है, जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट बढ़ाते जाते हो तो वॉल्यूम क्या उसका बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट आती हैं। ये कुछ और नहीं होती हैं, बल्कि हमारे पास अलग अलग स्टेज में वाटर कंटेंट ही होता है, जो कि हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज में। किस में रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज में। तो जो आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल होती है उसमें जो भी लिमिट होती है, चाहे वो लिक्विड लिमिट हो, चाहे वो प्लास्टिक लिमिट हो, चाहे वो श्रिंकेज लिमिट हो, वो कुछ और नहीं होती हैं, बल्कि वाटर कंटेंट ही होता है। किसकी फॉर्म में होता है, परसेंटेज की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे भी आप लोग इसको देख सकते हो। जो कंसिस्टेंसी होता है इसमें लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक, सेमी सॉलिड और सॉलिड, 4 स्टेज हमारे पास आती हैं। यहाँ पे हमारे पास श्रिंकेज लिमिट होता है, ये हमारे पास प्लास्टिक लिमिट होता है, ये हमारे पास लिक्विड लिमिट होता है। ठीक है, ये स्टेट आपके पास हो चुकी है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये 4 स्टेट हैं, मैंने आप लोग को जो है बता दिया, और वाटर कंटेंट की फॉर्म में होते हैं। देखो, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ के कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग कवर करना चाह रहे हो, कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग, तो मैंने आप लोग के लिए कोर्स डिज़ाइन करा जो टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आपका कोई भी AE-JEE का कोई भी एग्ज़ाम हो स्टेट का, तो कोर्स चल रहा है हमारा 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स, 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स, जिसकी फ़ीस केवल और केवल 799 है 1 ईयर के लिए। सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर की फ़ीस है 799। इसको आप ज्वाइन करके अपनी कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग मेरे साथ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, इमेजेस के साथ जो है अपना वो कवर कर सकते हो। सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला टॉप ट्रेंडिंग कोर्स हमारा 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स। ठीक है, इसके बाद हमने गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट PDF और वीडियो सॉल्यूशन तैयार कर रखा है, वो भी आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग सिर्फ SSC-JEE की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में SSC-JEE को क्रैक करना चाहते हो मेरी तरह, जैसे मैंने किया था, तो वैसे ही आप लोग क्या है, हमारा कोर्स चल रहा है लक्ष्य 2.0। लक्ष्य 2.0 बैच चल रहा है। 2022 में हमारा लक्ष्य बैच आया था, तो लक्ष्य बैच के बाद अब हम लोग जो है लक्ष्य 2.0 बैच लेकर आए, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप लोग को सारी चीज़ें TCS बेस्ड आपके क्या हो गए, क्वेश्चंस हो गए, SSC-JEE के PYQ हो गए, थ्योरी हो गई, टेक नॉन टेक दोनों पोर्शन आप लोग के हो गए, डाउट सेशन हो गया, फॉर्मूला चार्ट हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, यानी कि सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो 8077283538 पर आप पर्सनली मुझसे भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। और क्या चाहिए आपको यार। ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पर्सनल गाइडेंस, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बेहतर से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोग को जो है मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो आप लोग जो है वहाँ पे उनको देख सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन का नाम है VIP सिविल गुरु, प्ले स्टोर से भी जाके आप सीधे डाउनलोड कर सकते हो, और आप लोग को लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखो, वहाँ पर भी मैं आप लोग को अपडेट जो है वो देता रहता हूँ। बाकी आप लोग को मालूम ही है SSC-JEE के लिए अभी हमने 150 दिन का अपना प्लान चलाया हुआ है, तो 150 दिन की VIP लाइब्रेरी जो चल रही है उसमें डेली टास्क आप लोग को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन विच हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन बताओ जिसकी ये प्रॉपर्टीज़ हमारी होती हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लो सर रोड को। रोड की बात करें तो दो तरीके के रोड होते हैं, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है, एक रिजिड पेमेंट होती है। फ्लेक्सिबल पेमेंट कौन सी होती है? जो बिट्यूमिन वाली होती है। रिजिड पेमेंट कौन सी होती है? जो आरसीसी या सीसी वाली, सीमेंट कंक्रीट या आरसीसी वाली जो होती है वो रिजिड पेमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपना, जो मेथड है हमारे रोड कंस्ट्रक्शन के, उसमें कौन से मेथड की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास 3 4 5 जो भी मेथड्स होते हैं, इनमें से एक मेथड ऐसा है जिसकी ये प्रॉपर्टीज़ हमको गिवन है, तो वो बताना कौन सा मेथड है। हैज़ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसफर जॉइंट, उस मेथड में लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसफर जॉइंट होते हैं। ड्यूरिंग रेंज वाटर गेट कलेक्टेड बिटवीन द फिनिश बेज, जो बे बनी हुई होती हैं हमारी, जब हमारा बरसात होती है तो उन बेज में क्या होता है, पानी कलेक्ट हो जाता है। नीड कंप्लीट डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो रोड का उस मेथड से तो आपको कंप्लीटली ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ेगा, आप कर ही नहीं सकते ऐसे। तो वो कौन सा मेथड होता है? अल्टरनेट बे, कंटिन्यूस बे, एक्सपेंशन जॉइंट या फिर डबल बार मेथड, कौन सा मेथड होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है अल्टरनेट बे मेथड। अब अल्टरनेट बे मेथड की अगर हम बात करें तो क्या होता है, इसमें आप लोग का ये यूज़ करा जाता है रिजिड पेमेंट के कंस्ट्रक्शन में। किसके कंस्ट्रक्शन में? रिजिड पेमेंट के कंस्ट्रक्शन में आप लोग का जो अल्टरनेट बे मेथड है वो आपका यूज करा जाता है। सबसे पहली चीज़ इसमें हम लोग करते क्या, अगर मान लो ये हमारे पास रोड है, इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपना, तो जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये हमारे मान लो सेंटर लाइन है, ठीक है। तो हम लोग अल्टरनेटिवली बनाते हैं, जैसे एक हमने ये बना दी बे, अगली हमने इस वाली लेन की बना दी, फिर 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 हमने इस वाली लेन की बना दी। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनको बनाते हैं। ये हमने लेन्स बनाई हैं अल्टरनेटिवली, इस तरीके से ये हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। तो अगर हमने पहले ये वाली बनाई है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं एक सेकंड। अगर हमने पहले ये वाली बनाई, दोबारा में ये बनाएंगे, फिर तिबारा में ये बनाएंगे, फिर चौथी बार में ये, फिर पांचवी बार में ये, फिर छठी बार में ये, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो आप सोच के देखो, अगर आपने ये वाला इतना पोर्शन बना दिया पेमेंट का, फिर आप लोग इतना पेमेंट का पोर्शन बना दिया, फिर आपने इतना पेमेंट का पोर्शन बना दिया, तो सपोज आपकी क्या है, रेनफॉल हो गई। जब रेनफॉल होगी तो ये पोर्शन तो आपका खाली था ना, जब ये खाली था तो इतने में क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा नहीं। तो इसमें देखो क्या हुआ, ड्यूरिंग रेंज जो होता है वाटर कलेक्ट हो जाता है, तो बिल्कुल वाटर कलेक्ट हो जाएगा। नीड कंप्लीटली डाइवर्जन ट्रैफिक, अगर मान लो इधर से ट्रैफिक आ जाए आपका, तो भाई कहाँ को निकालोगे, इधर भी गड्ढा, इधर भी गड्ढा, इधर भी गड्ढा, ये तो खाली है ना, तो अब ट्रैफिक कहाँ को चलाओगे, चला ही नहीं सकते। तो आपको कंप्लीटली ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा, इधर से कुछ पास ही नहीं हो सकता। हैज़ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसफर जॉइंट, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, ये हमारे पास ट्रांसफर डायरेक्शन है। तो इस तरीके से हमारे पास ट्रांसफर जॉइंट जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसफर जॉइंट जो है वो हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। कौन से मेथड में? अल्टरनेट बे मेथड में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर जो ए है हमारे पास वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास और कौन कौन से मेथड होते हैं और सबके जो है मेरिट्स डिमेरिट्स की जो है हम लोग बात करते हैं, पूरा डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले देखो बे का मतलब होता है स्लैब से। बे का मतलब किससे है? स्लैब से है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, स्लैब कौन सा जो हम लोग ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, तो बे मतलब स्लैब हो गया। क्लियर है। यहाँ पे देखो अल्टरनेट बे मेथड क्या बोलता है, इसमें क्या होता है, हमारे पास रोड जो है वो सिंगल लेन में कंस्ट्रक्ट करा जाता है, मल्टीपल लेंस के लिए हमारा सुटेबल नहीं होता। और एक बे जो होती है उसकी लेंथ जो होती है वो 6 से 8 मीटर की जो है लेंथ होती है। अगर हम लोग जो है डबल लेन में बना रहे हैं, सिंगल लाइन में बनाएंगे तो अल्टरनेटिवली बनाएंगे ही, ठीक है, डिवाइड कर देंगे उसको नंबर ऑफ सुटेबल, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में या बेज में उसको हम डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर डबल लाइन में बना रहे हो तो डबल लाइन में बनाओगे तो ओड इवन करके बनाते हो, ओड बेस बनाओगे वन लाइन के और इवन बेस बनाओगे अदर लाइन के। जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया था, डबल लाइन वाला ही आप लोग को बताया था, एक इधर बना दिया, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं? एडवांटेज इसके क्या है कि हमें एडिशनल वर्क स्पेस मिल जाता है। मान लो आपने ये यहाँ पे एक बना दिया, फिर आपने ये बना दिया, फिर आपने ये बना दिया, तो यहाँ पे आप सीमेंट वगैरह मिला सकते हो अपना, फिर इधर बना सकते हो, इधर मिला के फिर इधर बना सकते हो, एडिशनल वर्क स्पेस आपका मिल जाता है। साथ में जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट है वो भी आपका प्रॉपर तरीके से आप प्रोवाइड करा देते, क्योंकि एक सूख चुका होता है, अगला जो है वो बनाना होता है, एक ड्राई हो चुका होता है, ठीक है, ये होता है। ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके? एडवांटेज कम है, ड्रॉबैक्स ज़्यादा हैं। एक तो ट्रैफिक को कम्प्लीटली डाइवर्ट करना पड़ता है हमको, रेनी सीजन में वाटर हमारा कलेक्ट हो जाता है। ट्रांसफ़र जॉइंट जो रहते हैं वो ज़्यादा हमारे होते हैं, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और इसमें क्या है कि हमारा टाइम ज़्यादा जाता है, टाइम हमारा क्या है, ज़्यादा लगता है। तो ये हमारे डिसएडवांटेज में अल्टरनेट बे मेथड के।
और भी है हमारे पास कंटिन्यूस बे मेथड। कंटिन्यूस बे मेथड नाम से क्लियर हो रहा है कि जितने भी हमारे स्लैब होते हैं बे के, जितने भी बेस हैं हमारे, जितने भी स्लैब्स हैं, वो हम सब के सब क्या करते हैं, कंटिन्यूसली बनाते हैं विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी रुकावट के। ठीक है। एक्सपेंशन जॉइंट आपको मालूम ही है कि एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है आप लोग का, जो आपका एक्सपेंड जो होता है, गैप जो होता है उसको फिल करने के लिए होता है। अगर मान लो कि आपका स्लैब का टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर चेंज की वजह से वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, तो जो एक्सपेंड होता है उसका मूवमेंट को अलाउ करने के लिए हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट जो है अपना प्रोवाइड करते हैं। डबल बार जो ट्रांसफर जॉइंट में प्रोवाइड करी जाती हैं बार, वो हमारी कौन सी होती हैं, डबल बार्स होती हैं। ठीक है, उनको हम लोग डबल बार्स बोलते हैं। और जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स में प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो हमारी कौन सी होती हैं, टाई बार। वो भी आप ध्यान रखना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना टाई बार्स बोलते हैं। ठीक है यार, मेहनत अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना यार, और साथ में कमेंट ज़रूर कर देना आप लोग। अगर आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो उससे मोटिवेशन लेवल ना एक अलग ही होता है, मन करता है कि हाँ यार आगे भी आप लोग के लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट जो है वो आप लोग के लिए प्रोवाइड कराया जाए। तो आप लाइक करते रहो ताकि मैं आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट जो है वो लेकर के आता रहूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट आ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक इन एस्टिमेटिंग कंस्ट्रक्शन लेबर एस्टिमेट। हमसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एस्टिमेट जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर एस्टिमेट में काउंट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक एस्टिमेटिंग कंस्ट्रक्शन लेबर एस्टिमेट में इनमें से आपका कौन सा काउंट नहीं होता है। तो लेबर एस्टिमेट में आपका प्रोजेक्ट ओनर काउंट नहीं होता है। उसने पूछा नहीं होता है तो प्रोजेक्ट ओनर का काम क्या होता है, फंड प्रोवाइड करना। वो तो फंड देता है ना, जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट बन रहा होगा तो उसको फंड कौन देगा, पैसा कौन देगा, तो जो प्रोजेक्ट ओनर होगा वो देगा। तो प्रोजेक्ट ओनर जो है वो आपका लेबर एस्टिमेट में थोड़ी ना काउंट होगा। जबकि आपका क्रू मिक्स का मतलब क्या होता है कि वो क्रू मिक्स में आपकी जो मतलब ऐसे समझ लो लेबर आती है, और वो लेबर कौन सी होती है, जो 72% तो स्किल्ड लेबर होती है, और साथ में 28% जो होती है वो अनस्किल्ड लेबर होती है। जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर होती है आप लोग की, वो आप लोग की किसके अंदर आती है, स्क्रू मिक्स के अंदर आती है। वर्क आवर यूनिट रेट पर क्वांटिटी, इसमें क्या होता है आप लोग का, पर क्वांटिटी के हिसाब से। मान लो जैसे 1 घंटे का टाइम मिला आपको, अब 1 घंटे में आपको स्टीरअप्स बनाने थे। अब 1 घंटे में अगर आपने मान लो 20 स्टीरअप्स बना दिए, 20 स्टीरअप्स याद है ना आपको, स्टीरअप्स वो होते हैं जो आपके सीयर डिज़ाइन में बीम में प्रोवाइड करे जाते हैं। तो 1 घंटे में आपने 20 स्टीरअप्स बना दिए, तो 1 घंटे में आपने कितना यूनिट काम करा है, इसके हिसाब से जो पैसे दिए जाते हैं आपको, जो पेमेंट करा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क आवर यूनिट रेट क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी में 1 घंटे में कितनी क्वांटिटी आपने वो तैयार कर दी है, तो उसके हिसाब से जो पेमेंट करा जाता है। प्रोजेक्ट क्वांटिटीज़ आप लोगों को मालूम ही है कि आप लोगों ने अलग अलग क्वांटिटीज़, आपकी अलग अलग मटेरियल्स हो सकते हैं, अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग एस्टिमेशन हो सकता है। तो वो सब आप लोग का किस में आता है, प्रोजेक्ट क्वांटिटीज़ में, कि कितनी क्वांटिटीज़ हैं, क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं। तो ये सब आप लोगों को मैंने जो है वो रिटन में भी दे दिया है, कि क्या क्या मैंने आप लोगों को समझाया है वो सब रिटन में भी दे दिया है। सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना है बाई हार्ट। ठीक है, बाकी की जो चीज़ें हैं हम वो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। बाकी आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ 99 रुपीज़ में आप लोग को जो है वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, और आप लोगों को इसमें थोड़ा जीएसटी 8-10 रुपये की जीएसटी पे करनी पड़ेगी। बाकी और कुछ नहीं, पीडीएफ नोट्स, डाउट सेशन, फॉर्मूला चार्ट, शॉर्ट नोट्स, टैग नॉन टैग, सब चीज़, मैराथन क्लासेस, रिवीजन और टीसीएस के क्वेश्चन, सब कुछ एक में मिल जाएगा। आप लोगों को कुछ इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दिक्कत आए 8077283538 पर आप लोग व्हाट्सअप कर देना। ज्वाइन करो, प्रिपरेशन करो, अपना मेहनत करो। 4 महीने हैं अभी हमारे पास, आप चाहो तो इजीली जो है वो प्री एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर के आता रहता हूँ। फ्री कंटेंट बहुत सारा चैनल पर पड़ा हुआ है।